जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय। स्वागत माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी का। स्वागत हमारे बीच पधारे माननीय सांसद गोरखपुर आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ला जी का। तालियां आपकी बजती रहनी चाहिए। स्वागत माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी का। स्वागत हमारे सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का, जिनमें हमारे माननीय सदस्य राज्यसभा हैं, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत हैं और बहुत से माननीय विधायक हैं। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन एक जोरदार तालियों के साथ। और अब स्वागत की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से निवेदन करती हूं कि कृपया हम सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आज के इस शुभ मौके पर स्मृति चिन्ह के रूप में ये पौधा भेंट करने की कृपा करें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। स्वागत की ये बेला, ये परंपरा, हम सभी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। और ये संकेत है हमारी धरती को हरा भरा और हमें पर्यावरण के प्रति संरक्षण और संवर्धन के लिए जागरूकता का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए वेस्ट रिसाइकलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के तहत माननीय मंत्री जी ने, डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी ने रिसाइकिल प्लास्टिक से बनी हुई जैकेट भी भेंट की माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन आदरणीय श्री मनोज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि मंचासीन सभी अतिथियों को हम सभी की ओर से इस प्रति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने की कृपा करें। इनमें हमारे सभी औषधीय और धार्मिक पौधे हैं। आदरणीय माननीय सांसद महोदय का स्वागत, रवि किशन शुक्ला जी का स्वागत हो रहा है। स्वागत माननीय सांसद कमलेश पासवान जी का। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत बारी बारी से। हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय स्वागत कर रहे हैं मुख्य सचिव महोदय जी का। इधर कोई नहीं देखा। विश्व पर्यावरण दिवस। विकास के नए शिखर पर नया उत्तर प्रदेश, राजनीति के पुरोधार, राष्ट्र के गौरव, संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों के आराधक माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी अपनी पूरी टीम के साथ यहां विराजमान हैं। खुशी का पल, अपने दायित्वों के प्रति निर्वहन का पल, विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ मौके पर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। विश्व पर्यावरण दिवस एक ऐसा विश्वव्यापी अवसर है जो मानव जाति को पर्यावरण जागरूकता और क्रियाशील होने के लिए दुनिया भर के अरबों लोगों को एकजुट करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की मिशन लाइफ की अवधारणा के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के विनाशकारी उपभोग के स्थान पर विवेकपूर्ण व समझदारी से उपयोग को जन अभियान व जन आंदोलन बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में लाइफ मूवमेंट को वैश्विक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें हमारा देश और प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए इस उपलब्धि के लिए, जो हमें आश्वस्त करता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि देनी है ऊंचाई अगर पीढ़ियों को भूमि पर टिकना पड़ेगा सीढ़ियों को। मैं बहुत ही आदर के साथ विधिवत स्वागत करने के लिए सादर आमंत्रित कर रही हूं हमारे बीच पधारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी को। सभी का विधिवत स्वागत करें और आज के इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। हमारे आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे
गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय पूजनीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित मेरे भाई श्री रवि किशन शुक्ला जी जो इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद हैं, श्री कमलेश पासवान जी, श्रीमती साधना सिंह जी जिला पंचायत की अध्यक्ष, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक, श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर, श्री फतेह बहादुर जी मेरे अपने भाई हैं, मेरे पुराने साथी हैं, माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री सरवण कुमार निषाद साहब माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सहजनवा, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह माननीय सदस्य विधान परिषद, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, बहुत काम करने वाले, और मुझे जब भी कोई बात होती है मैं उनसे जाकर पूछता हूँ, हमेशा मुझे बहुत अच्छी तरीके से बताया। ऐसे आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्र जी, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री मनोज सिंह जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष बहन ममता संजीव दुबे जी, श्री अमृत अभिजात जी जो प्रमुख सचिव नगर विकास, आशीष तिवारी जी सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। हमारा सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले तो उन्हें आप सबके साथ उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूँ और उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य, दीर्घायु की कामना करता हूँ और हमको उनका इसी तरह से निर्देशन मिलता रहे और हम उत्तर प्रदेश को क्या देश को और बेहतर प्रदेश और देश बना सकें, इसके लिए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, आज का दिन ऐसा है जिसमें हमारे प्रदेश की काफ़ी बड़ी जनता जुड़ी हुई है। आज सभी ग्राम पंचायतें हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, स्थानीय निकाय जुड़े हुए हैं और ये सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो मैं इस मौके पर ये कहूँगा, विश्व पर्यावरण दिवस ऐसा है जिससे हर आदमी को जुड़ना है, हर एक को जुड़ना है, लाइफ को अपने जीवन में उतारना है। साथियों, कैप 26 2021 में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमको लाइफ के बारे में बताया और लाइफ को अडॉप्ट करने में कहा। लाइफ पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली है जो हमको मानना ही है। आज हालत यह है कि दुनिया का तापमान बढ़ रहा है और मोदी जी हमेशा यही कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरनमेंट, और दुनिया को अगर उन्होंने रास्ता दिखाया है तो विश्व के प्रसिद्ध नेता मोदी जी ने ही दिखाया है कि पर्यावरण कितना आवश्यक है, हम लोगों के लिए ज़रूरी है। हमको ये सोचना होगा हम आगे आने वाले अपनी संतानों को कैसी दुनिया छोड़ कर जाएंगे। दुनिया सिर्फ एक है, यहाँ के अलावा किसी प्लेनेट पर जीवन नहीं है, तो दुनिया को ही हमें अच्छा बनाना है, इसको संरक्षित करना है। कुछ मैं छोटे छोटे प्रयास के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा, बस ये कहूँगा हमारे आपके छोटे प्रयासों से पर्यावरण को हम बहुत बेहतर बना सकते हैं। लाइफ को एक्सेप्ट करें और हम लोग पर्यावरण के बारे में सोचें, जागें, अपने साथियों को जगाएं, तभी हम पर्यावरण को बेहतर बना सकेंगे। पर्यावरण हमारे चारों तरफ का आवरण है, जल, वायु, पेड़ पौधे, पक्षी, मनुष्य। तो मैं कहूँगा पेड़ों की हमारे धर्म में पूजा होती है, नदियों की हम पूजा करते हैं, वायु पवन पुत्र हनुमान की हम पूजा करते हैं। और मैं कुछ बातें और बताऊंगा जो हमको आज के दिन निश्चय करना चाहिए कि हम अपनी पंचायतों में, हम अपने गांवों में, हम अपने ग्रामवासियों से कहें कि ऐसा ना करें। जैसे प्लास्टिक का बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी की बर्बादी नहीं करना चाहिए, बिजली की बर्बादी नहीं करना चाहिए। जब हम कमरे में ना बैठे हों तो बिजली और पंखे नहीं चलना चाहिए साथियों। और एसी उतना ही ठंडा करो जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा करो, बाद में कंबल ओढ़ के सो, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। और हमको रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल
अपनी हर चीज़ को जो हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, खाने की बर्बादी नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है उतना ही लो थाली में, जो ना फेंकना पड़े नाली में। हमको हर जगह पे डस्टबिन रखना चाहिए ताकि कोई भी कूड़ा हो उसमें लगाएं, और साथ में थोड़ी बहुत दूर को जाना हो तो पैदल चलें। साथ में मैं ये कहूँगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। पेड़ ही एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड कम करने का सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है, और हमको पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ बचाना चाहिए। इस वर्ष भी हमारी सरकार ने 35 करोड़ पौधे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगाने का निर्णय लिया है, और ये सब आपके सहयोग से होना है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये काम हमारी सभी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों के सहयोग से होना है। हमको अमृत वन बनाना है, तालाब को सुरक्षित रखना है, पेड़ लगाना है, पेड़ बचाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक बार पुनः आप सबकी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनके उत्तम स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। हमारे देश को और प्रदेश को उनका नेतृत्व इसी तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बारी जी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जी हाँ साथियों, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बीच हैं हमारे उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव आदरणीय श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपको सादर आमंत्रित करती हूँ जोरदार तालियों के साथ कि अपने विचारों से हम सभी को कृतार्थ करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन राज्य मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय अध्यक्ष जिला परिषद जी, माननीय विधायकगण, हमारे सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित देवियों सज्जन, शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि जिस पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं 5 जून 2023 को, इस पर्यावरण दिवस की आधारशिला उसी दिन रखी गई स्टॉकहोम में विश्व समुदाय के द्वारा, जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्म हुआ था। पूरा विश्व समुदाय पर्यावरण को लेकर के आज जो चिंता जलवायु परिवर्तन को लेकर के है, पूरे विश्व समुदाय में इसको लेकर के जो एक हमारा सबका संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में COP26 में 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको जीरो करने के लिए देश में जो संकल्प लिया, जिस पे पूरे देश में और हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतने सारे काम हो रहे हैं, वो आज हम सबको दोबारा उस संकल्प को याद दिलाता है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो कि एक कर्मयोगी, मैं बहुत सारे राजनीतिक लोगों के साथ काम करने का पिछले 4 दशक में मुझे मौका मिला, लेकिन ऐसे कर्मयोगी के साथ काम करते हुए ऐसे हर समय अपने प्रदेश की चिंता, अपने लोगों की चिंता, अपने लिए ऐसा कुछ करने के लिए इतने बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इतना बड़ा निवेश का, और मुझे तो लगता है कि भगवान का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जो सर कहते हैं वो हो जाता है। मैं तो जैसे जब उन्होंने लक्ष्य दिया 10 लाख करोड़ का निवेश का, तो हमें विश्वास नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो देखते देखते 35.5 लाख करोड़ हो गया। मुझे लगा कि सर के तो वाणी में मां सरस्वती विराजती हैं। मैं आपके दीर्घायु के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए, आप हमारे इस लोगों के जीवन में बहुत कुछ दें, बहुत कुछ करें, उसके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज जो हमारा पर्यावरण दिवस है 2023 का, इसके लिए
जो ध्येय वाक्य रखा गया है, सोल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो प्लास्टिक ने हमारे जिंदगी में इस प्रकार से इतना नुकसान किया है, कभी प्लास्टिक होता था उसके बगैर हमारा काम नहीं चल पाता था। आज पूरा विश्व में इस प्रकार की चेतना बन रही है कि हम कैसे प्लास्टिक से, और खास तौर से सिंगल यूज प्लास्टिक, ऐसा जो कि हम लोग प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके फेंक देते हैं। आप कहीं भी शहर में जाइए, नदी के किनारे जाइए, तालाब के किनारे जाइए, समुद्र के किनारे जाइए, आपको एक ही चीज दिखती है, प्लास्टिक नजर आती है। कैसे वो प्लास्टिक हमारे जीवन में, उसके माइक्रो प्लास्टिक्स कैसे हमारे जीवन में तमाम सारे भोजन के माध्यम से, किस्म किस्म के जो हमारे भोज्य पदार्थों के माध्यम से हमारे शरीर में जाकर के वो कैंसर ही नहीं, तमाम किस्म के बीमारियों के कारक बन रहे हैं। उससे मुक्ति के लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, ये आज के पर्यावरण दिवस का हमारा ध्येय वाक्य है। मैं समझता हूं कि जब हम इस प्रकार का एक आयोजन करते हैं, हम सबको, सारे नागरिकों को ऐसा संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक से मुक्ति के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए। हमारे प्रदेश में भी प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बहुत अभियान चलाए गए, लेकिन जब तक जनता जनार्दन, जब तक हर कोई उसको अपने लाइफ में नहीं अपना लेगा। अभी माननीय वन राज्य मंत्री जी तमाम सारे बातें कह रहे थे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लाइफ लॉन्च किया था केवड़िया से, जिसका मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। कैसे हम लोग पर्यावरण के अनुकूल अपने जीवन की पद्धति को बना सकते हैं। उस अनुकूलता में, क्योंकि हम सब ने देखा है, जब इतनी अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, ऐसे किस्म किस्म की जो पर्यावरण की विभीषिकाएं जो पहले से ज्यादा बढ़ गई, तो उसमें प्लास्टिक का जो योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। क्या हम प्लास्टिक से अपने को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। अभी बाहर एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्लास्टिक वेंडिंग मशीन का उद्घाटन किया है, और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी सब जगह इस तरह के वेंडिंग आ जाएगी। क्या हम जो प्लास्टिक के थैले लेने की जगह हम कपड़े के थैले, जूट के थैले, या और इस प्रकार की जो चीजों का, जो कि जिसका जो हम एक रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, बार बार हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का यूज करके हम उसे थ्रो कर देते हैं और वो दोबारा नदी, नाले और सबको चोक करता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। क्या हम उसको कर सकते हैं? आज अगर कहीं पे आप किसी भोज में जाएं, वहां पे प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक, क्या हम एक बार दोबारा बर्तन भंडार ला सकते हैं? क्योंकि पहले मुझे ख्याल है, मैं गांव का रहने वाला हूं, हम लोग के गांव में जब शादी ब्याह फंक्शन कुछ होता था तो सबके घरों से बड़े बड़े बर्तन आते थे, उसी से हमारा काम चलता था, या पत्तल से काम चलता था, प्लास्टिक बिल्कुल नहीं आता था। आज में गाँव में जब कोई फंक्शन करते हैं, पता चला वहां पूरा प्लास्टिक का ढेर लग जाता है। तो गाँव हो, शहर हो, नगर हो, सब जगह क्या हम उससे मुक्ति पा सकते हैं? एक दोबारा बर्तन घर शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम अपने लाइफ में ऐसी चीजों को, आज की डेट में प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव प्राप्त हो गया, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ऐसा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक ऐसा है, आप उसे एक जगह छोड़ दे तो हजारों साल के बाद देंगे वहां वैसा ही पड़ा रहेगा, वो नुकसान करता रहेगा, धरती को भी चोक कर देगा। तो क्या हम बायोडिग्रेडेबल, आज की डेट में तमाम सारे ऐसे हमारे जो रेशों से बनाया जा रहा है जो डिग्रेड हो सकता है, क्या हम उसको उपयोग कर सकते हैं? क्या आप जो बहुत सारे गिफ्ट देते हैं उसमें प्लास्टिक का रैपिंग करके, प्लास्टिक के थैले में, शादी ब्याह का भी सीजन चालू हो गया, शादी ब्याह के जो कार्ड होता है उसमें प्लास्टिक के उसमें डाल करके देते हैं, क्या उसको छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम प्लास्टिक के बगैर नहीं रह सकते, प्लास्टिक से और बेहतर रह सकते हैं, हमारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। आप एक बार घूम करके देखिए, किसी नदी, नाले, तालाब को जाकर के देखिए। अभी बारिश का मौसम आने वाला है, बाढ़ आएगी, क्यों? क्योंकि जो नाले हैं, नालों को प्लास्टिक ने चोक कर लिया। तो आज का जो पर्यावरण दिवस है वो इतना महत्वपूर्ण है, सोल्यूशन फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या प्लास्टिक पॉल्यूशन से मुक्ति? प्लास्टिक बहुत आवश्यक भी है, बहुत सारे हमारे शरीर के कृत्रिम यंत्र बनते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं, बहुत सारे मशीनरी प्लास्टिक से बनती है। जो प्लास्टिक का जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्या आप बोतल से जो पानी पीने की जगह यहाँ पे शीशे ग्लास का बोतल रखा हुआ है, आप कोई सामान को रखते हैं उसको प्लास्टिक के थैले में डालने की जगह क्या आप ऐसी चीज में रख सकते हैं जो कि ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल हो? वही हमारा लाइफ स्टाइल फॉर पर्यावरण है। तो मैं आज का ये दोहरा हमारे लिए एक आयोजन है। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि हर समय में देखता हूँ, हर पल अपने प्रदेश की चिंता करते हुए प्रदेश को जिस तरह से आगे बढ़ाने की ताकत देते हैं, वैसे हम सबको अपनी जिंदगी में
एक ऐसा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है जिससे कि हम पर्यावरण के अनुकूल जिंदगी जी सके, जिससे कि हम जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे, अस्थायी नुकसान पहुंचा रहे, उन नुकसान से हम लोग बच सके। मैं आप सबको इस बात की अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब ऐसी जिंदगी स्वीकार करें, ऐसी जिंदगी अपनाएं और धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन लाएं कि हमको प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उससे हम लोग मुक्त हो जाएं और हम पर्यावरण की रक्षा करें। हमारे तो संस्कृति आरण्यक संस्कृति है, हमारा सनातन। अब तो आपको मत्स्य पुराण में कहा गया है कि एक जो पोखरा होता है वो 10 कुएं के बराबर होता है। एक तालाब, जैसे यहाँ पे तो रामगढ़ ताल है, एक ताल या तालाब जो है वो 10 पोखरे के बराबर होता है और 10 तालाबों के बराबर एक बच्चा होता है, 10 बच्चों के बराबर एक वृक्ष होता है। यानी एक वृक्ष 1,000 नहीं बल्कि 10,000 कुएं के बराबर होता है। और कुआं जब पहले बनता था, बचपन में गांव में कुएं बनते थे, वो अपने आप में कितना बड़ा परोपकार का चीज होता था, जल संरक्षण की चीज होती थी। तो वो सूची इतना बड़ा मत्स्य पुराण में इसके लिए रखा गया। इसके लिए तो ये कहा गया है कि वृक्षभ्यो, भगवान के जो केश के समान है, उसका हम प्रणाम करते हैं, नमो वृक्षभ्यो केशभ्यो, ये रखा गया है। तो ऐसा हमारी सनातन संस्कृति है प्रकृति के साथ रहने की। मैं आप सबको इसी बात की प्रार्थना करता हूं कि आज के पर्यावरण दिवस पे जो एक ध्येय वाक्य है उसको अपने लाइफ में अपनाएं और अपना के अपने जीवन को और पूरे धरती के जीवन को, मानव जाति को या हर जीव के जीवन को आप संरक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आपके विचारों से हम सभी कृतार्थ हुए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, कहते हैं कि जीवन में चुनौती लेने की ताकत ही आपकी क्षमताओं को तय करती है। हमें खुशी है कि हमारे बीच गोरखपुर के माननीय सांसद, बहुत ही जुझारू, कर्मठ और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। आज जैसे लगा था कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में दिवाली बा, हर जगह दिया जलता, मिठाई बटता, लड्डू बटता, मनौती होता, रंगोली होता, बालू से चेहरा बनावल जाता, पेंटिंग हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्केचेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भरा हुआ है, ट्विटर भरा हुआ है, फेसबुक भरा हुआ है, क्योंकि आज परम पूज्य गोरखनाथ पीठाधीश्वर, हमनी सबके आस्था के केंद्र महाराज जी के जन्मदिन बाय। हैप्पी बर्थडे महाराज जी, बहुत बहुत आपके जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामना। पूरा देश आज मना रहा है, ट्विटर रंगा गया है, पूरा ब्लॉक हो गया है, सब लोग दिल से कर रहे हैं। ये नहीं कि भाई हमारे जन्मदिन बा, पूरे दिल से सब लोग चाहता रहा महाराज जी हमारी उम्र लग जाए, हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति आ गए, एक संत आ गए। आज उनका 51 बर्थडे। मैं सुबह गया था बुक विमोचन करने। आज महाराज जी पे एक शांतनु गुप्ता जी ने वो एक अच्छी बुक लिखी है, फैंटास्टिक बुक अबाउट हिज जर्नी, इनके बारे में। तो आज पूरे 51 विद्यालय में उत्तर प्रदेश में उसका उद्घाटन हुआ, तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने वाला है। बहुत शानदार बुक है, पढ़िएगा। महाराज जी के जीवन से, महाराज जी के बचपन से लेके अब तक महाराज जी की सोच, उनकी फाइटिंग स्पिरिट, एक फाइटर, एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह लड़ते रहे। और वो बुक बहुत कमाल की किताब है, आप लोग जरूर खरीदिएगा या मिलेगी, आप लोग पढ़िएगा। बहुत इंस्पायरिंग है। जिंदगी में कहीं टूटोगे, कमजोर होगे, तो महाराज जी के वो जीवनीकरण, जो ये बोलते नहीं, बिकॉज इज अ साइलेंट मैन, इनका काम बोलता है। आप वो किताब बच्चे भी आए हुए हैं, आप लोग जरूर पढ़िएगा। जिंदगी में बहुत पल आते हैं जब आदमी थोड़ा निराश होता है, तो महाराज जी की इस किताब पे कैसे ये फाइट किए, कैसे पूरी विपरीत धारा में। मैं पार्लियामेंट की इनकी स्पीचेस सुनता रहा, जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब नहीं रहे, लालू जी, इनको बहुत बहुत शब्दों से, क्या क्या शब्द मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन ये लड़े। कल मैं पूछ रहा था महाराज जी कैसे, एक धैर्य, तो बोले मैं धैर्य नहीं खोता सांसद जी, मेरी शक्ति ही धैर्य है। बोले सांसद जी मैं धैर्य नहीं खोता, आरोप प्रत्यारोप, जेल क्या नहीं,
हमेशा इनको, क्योंकि इनका उन सबको लगता था क्योंकि ये भगवा पहने है, क्योंकि ये साधु है। अरे तो साधु, एक संत, एक विचार नहीं रख सकता, वो एक रिबेल नहीं, वो एक जीवन नहीं बदल सकता, एक प्रदेश को नहीं। जो अंधेरे में एक प्रदेश था, आज उसको बदल के एक उजाला, एक दिवाली लिया। यही साधु ने बदल दिया, यही संत ने बदल दिया, जिनको पार्लियामेंट में कहा रहे साधु जी जाइए मंदिर में घंटी बजाइए, ऐसे और बड़े बड़े नेता बोल रहे थे। और आज वही साधु के पूरे देश में, वही संत की पूरे देश में चर्चा है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन महाराज जी। हमनी का उम्र आपके लग जाए महाराज जी। इस प्रदेश को आप बदल दिए। इस प्रदेश के अंधेरे में था प्रदेश, मैं जानता हूं, मैं हर जिले में शूटिंग करता था। मैं इस प्रदेश का हूं, मैं इस मिट्टी का हूं, इसकी बारीकियों को जानता हूं। कहानी लिखते थे हम, इस पे सिनेमा बनाते थे। इस प्रदेश की वो दुर्गति थी। हम लोग सिनेमा में सिर्फ इसमें माफिया बताते थे, क्योंकि ऐसा था माहौल। और सिनेमा आईना है समाज का, उसको बदल दिया आपने। आपको दिल से धन्यवाद महाराज जी, साधुवाद आपको। डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी बरेली के बाड़ानी, माननीय विधायक जी, अद्भुत बोले आप, बहुत सुंदर बोले। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग बा इनके पास स्वतंत्र प्रभार आप। श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक, माननीय विपिन सिंह जी माननीय विधायक गोरखपुर, श्री फतेह बहादुर सिंह माननीय विधायक कैंपियरगंज, श्री श्रवण कुमार निषाद जी माननीय विधायक चौरी चौरा, श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी माननीय सदस्य और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष गुरु रहे हैं विधान परिषद, और उनका स्वागत। श्री युधिष्ठिर सिंह जी माननीय जिला अध्यक्ष, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, जो आज मैंने उनको पहली बार बोलते हुए सुना, एंड आई वाज रियली टच्ड सर, बहुत अच्छे आपके विचार लगे, बहुत स्वागत आपका। श्री मनोज सिंह जी अपर मुख्य, श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, श्री अमृत अभिजात जी, श्री आशीष तिवारी जी सचिव पर्यावरण परिवर्तन, और सभी बच्चों का स्वागत। सभी लोगों का आज पर्यावरण दिवस है। आज पूरे प्रदेश में पूज्य महाराज जी का जन्मदिन है। शायद उनको जानकारी हो ना हो, लेकिन सब लोग पौधा लगा रहे हैं। सब लोग गार्डन में, अपने बालकनी में, अपने किचन में, जहां जहां जिसके पास जो स्थान है, एक एक पौधा आज इनके जन्मदिन पे लगाया जा रहा है। और एक ये बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। जाकि आप देख रहे हैं कि गर्मी में भीषण गर्मी हो रही है, बरसात भीषण हो रही है, ठंड भीषण, ये बहुत अच्छे सिग्नेचर्स नहीं है, अच्छे साइन नहीं है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आगाह करते रहते हैं, आप लोग भी इस पे चाहिए। पूज्य महाराज जी, अभी आप लोग ने गौर किया होगा, पूज्य महाराज जी भी नई चीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सरकार सब्सिडी भी दे रही है आप लोगों को। आप लोग ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें पोल्यूशन फ्री के लिए। और इसमें महाराज जी बहुत आगे, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी जा रही है, वेस्टेज मशीन्स को आप गोरखपुर में आप लोग देख रहे होंगे। मैसिव सी मशीन्स आई हैं जो कचरों को रिसाइकल कर रही है, जिससे गोरखपुर का सब कचरा हर तरीके से निकल जाए और उस कचरे का योगदान भी रहे। RRR नाम के, ट्रिपल R नाम का सेंटर आपने गोरखपुर में देखा होगा। आपके घर में जूने कपड़े हैं, टायर है, कुछ भी वेस्टेज जो भी है, वहां पर जाके दे दीजिए मुफ्त में, और वहां पे से सब कुछ रिसाइकल होके मिलता है मुफ्त में। सब वो सेवाएं शुरू हो गई सरकार द्वारा, बसेस से लेके हर चीज को आप देख रहे हैं महाराज जी कैसे ध्यान दे रहे हैं। महाराज जी ने एक ATM हेल्थ सेंटर का भी अभी काफी प्रमोट कर रहे हैं। कल हम लोग पीकू में वहां गए थे, 5 विधानसभाओं में पीकू का सेंटर खुला है, तो महाराज जी वहां जा रहे हैं। हर जगह उन्होंने हेल्थ सेंटर में ATM हेल्थ सेंटर लगा। यहाँ 60 प्रकार की बीमारियां, आप बैठबा 2 मिनट में आपके पूरा मशीन आपके स्कैन कर ली, 60 बीमारियों के बारे में पता चल जाएगा। विदिन 2 मिनट, 1 मिनट में एक रिपोर्ट निकलेगी। मशीन पे बैठिए, उंगली से बटन पे कुछ उंगली दबाइए और आपकी सब बीमारियां आपको पता चल जाएगी। वो अब ये गांव देहात में, छोटे सेंटर्स में, मेडिकल्स में, हॉस्पिटल्स में महाराज जी सब जगह इसकी व्यवस्था करवा दी है। वो एक शुरू हो गया। तो आप देख रहे हैं कि महाराज जी की सोच, प्रधानमंत्री जी की सोच पर्यावरण को लेके, जनमानस को लेके, इनके स्वास्थ्य को लेके, इनके फ्यूचर को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके बहुत जरूरी है। महाराज जी की फिटनेस भी आप लोग देखिए, महाराज जी बहुत फिट क्यों रहते हैं, तो महाराज जी के फिटनेस का कारण भी बता दे रहा हूं, जो आप लोग उनके जन्मदिन पे जान लीजिए। योग करते हैं महाराज जी 2 रोटी खाते हैं। आप लोग भी कृपया
2 रोटी अगर खा सके। महाराज जी 7 बजे के बाद अवॉइड करते हैं भोजन खाना, ये भी आप लोग चाहें तो अपनी सेहत के लिए कर सकें। साइकिल का इस्तेमाल करें। महाराज जी चूंकि मंदिर बड़ा है, महाराज जी चलते बहुत हैं, तो आपने देखा है कि तुरंत चलते हैं। सीढ़ियों पे बहुत सारे नेता लोग पीछे छूट जाते हैं, महाराज जी दौड़ के आगे चल जाना। तो इनकी हेल्थ का राजबा, तो स्वास्थ्य को भी आप पर्यावरण दिवस पे ध्यान रखें। कम खाएं आप लोग, क्योंकि महाराज जी कहते हैं 50 के बाद तो ढेर मत खाइए, अनाज तो छोड़ेगा, दाल का पानी पिए, कल हम ही के कहत रहना। तो हम चाहब कि सब लोग इस सब चीज पे ध्यान दा, जितना देवा उतना जरूरी बा सब लोगन के लिए। ज्यादा चलिए, यूरोप में आप लोग देखेंगे लोग साइकिल ज्यादा चलाते हैं। साइकिल, ये सारी पुरानी व्यवस्थाओं में आप लोग जाएं और कंफर्ट से बाहर निकलेंगे तो जीवन बहुत आसान होगा, जिएंगे अगर लंबा जिए के बाद। जिस अब अपना अपना मन, जिसको जितना जीना है उस हिसाब से सब जीवन शैली को अपनाएंगे तो बहुत अच्छा। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं चाहूंगा कि इतना सन्नाटा कहाँ है बाबू, आज जन्मदिन बा महाराज जी का। इतना सन्नाटा, बोलो भारत माता की। इतना सन्नाटा हम बुलवाते रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे नमः। सब लोग दोनों हाथ उठा लीजिए, महाराज जी का जन्मदिन है। नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। हमनी का उम्र लग जाए महाराज जी आपके। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और मीठी जुबान के लिए मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां और होनी चाहिए। आज बहुत से राज आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हम सभी के समक्ष रखे। तो साथियों, हम आगे बढ़ते हैं इस कामना के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो जन्मदिन है वो आपकी सरपरस्ती, आपका वरद हस्त हम सभी को हमेशा हमेशा मिले, ये शुभकामना आपके जन्मदिन पर एक जोरदार तालियों के साथ। और साथियों, अब आगे बढ़ते हैं तो जो जन उपयोगी फोल्डर्स, परामर्शिका और एनिमेशन फिल्म जलवायु परिवर्तन विभाग और पर्यावरण वन विभाग ने जो बनाई है, उसके लिए, उसके लोकार्पण के लिए अब हम बात करेंगे। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के माध्यम से प्लास्टिक प्रबंधन हेतु परामर्शिका तैयार की गई है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के स्थानीय निकायों को भारत सरकार द्वारा निर्गत ईपीआर के नवीनतम दिशा निर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से आय का सृजन कर प्लास्टिक कचरे के समुचित प्रबंधन किए जाने हेतु सहायक सिद्ध होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इसका विमोचन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज में लीगेसी वेस्ट के बायो रेमिडिएशन से उत्पादित आरडीएफएफ के विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के माध्यम सीमेंट प्लांट में को प्रोसेसिंग हेतु स्थापित अभिनव व्यवस्था संबंधी फोल्डर का भी विमोचन जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय और सभी मंचासीन अतिथियों को। जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना को ग्राम पंचायत विकास योजना से एकीकृत किए जाने हेतु जागरूकता एनिमेशन फिल्म तैयार करी गई है इस विभाग के द्वारा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूं कि माउस दबाकर इसका लोकार्पण करें तालियों के साथ। आइए देखते हैं ये फिल्म। कितनी गर्मी है भाई, सूरज तो जैसे आग उगल रहा है। लगता है काशी भाई इस बार भी आसमान नहीं बरसेगा। इस मुए मौसम के कारण पैदावार भी कम होती जा रही है और हमारे बच्चों को ठीक से पोषण भी नहीं मिल पाता। हाँ काकी, भाई पिछले 3 सालों से सूखे ने जीना दूभर कर दिया। खाने की किल्लत तो चल ही रही थी, अब तो पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। काका, अगर आप लोग छोटा मुंह और बड़ी बात ना समझें तो एक बात कहूं। अरे बेचक कहो बेटा, भाई यहाँ तो सभी अपने। मुझे लगता है
आप बड़े बुजुर्गों को प्रधान जी के पास जाकर पंचायत बैठक बुलाकर उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है। मुझे यकीन है सरकार की जरूर कोई ना कोई ऐसी योजना होगी जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। रमेश सही कहता है भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसे ही हालात बने रहे तो हम 1-2 साल में मर खप जाएंगे। तो फिर आज ही क्यों नहीं? हाँ चलो चलो। चाचा, आज इतने दिनों के बाद इतने सारे लोग मिलने चले आए हैं, कोई खास बात है क्या? प्रधान जी, बात ही कुछ ऐसी है कि हमें लगा इस मसले पर आपसे सलाह मशवरा कर लिया जाए। हाँ हाँ भाइयों, आओ बैठो और अपनी समस्या को विस्तार से बताओ। प्रधान जी, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, हमारे गांव में तरह तरह की समस्याएं आ रही हैं और हमें इन समस्याओं का कारण पता नहीं है कि इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, या बारिश क्यों नहीं होती, या बाढ़ क्यों आती है। जिन समस्याओं को आपने अभी अभी मुझे बताया भाई, वो सब जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो गई है। देखिए, जो प्रभाव आपने बताए उनको आज हम अपने आसपास घटता हुआ देख रहे हैं और भुगत भी रहे हैं। जैसे फसलों की बर्बादी, सिंचाई के पानी एवं पेयजल में कमी, भूख और अजीब अजीब बीमारियों से मरते लोग, विलुप्त होते पशु पक्षी आदि। अरे भाइयों देखो, ये टीवी में क्या चल रहा है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के खतरे सामने आने लगे हैं और अगर इसे लेकर जल्द ही कारगर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में ये और अधिक विकराल रूप धारण कर सकते हैं। अकाल, भूखमरी, पानी की कमी, पिघलते ग्लेशियर, तीव्र होते चक्रवात, लगातार सूखती जाती नदियां और झरने, असमय बारिश, बाढ़, समंदरों का बढ़ता जल स्तर, ये चंद ऐसे सरोकार हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रधान जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण बाढ़, सूखे, चक्रवात, बेमौसम बारिश, अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक सर्दी, पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना इत्यादि जैसी घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण पर जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के मंडराते इस खतरे से हमारा देश या राज्य ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग और सरकारें चिंतित हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ हर साल गर्मियों में पानी की दिक्कत हो जाती है क्योंकि बारिश कम हो गई है, जिसके कारण तालाब में पर्याप्त पानी इकट्ठा नहीं हो पाता। नदियों में भी पानी कम हो जाता है। जरूरी है कि हम हमारे आसपास अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जिससे वर्षा में बढ़ोतरी होगी और पेड़ों के कारण तापमान में कमी आएगी। परंतु ये सभी काम आप सभी के सहयोग से होने हैं और साथ ही इन्हें जीपीडीपी में भी सम्मिलित किया जाना जरूरी है। ये जीपीडीपी क्या है प्रधान जी? जीपीडीपी यानी ग्राम पंचायत विकास योजना वो प्रक्रिया है जिसकी सहायता से और सभी की भागीदारी से हम अपनी वार्षिक कार्य योजना बनाते हैं। प्रधान जी, इसको बनाने में हमारी भागीदारी कैसे होगी और ये प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में हमें बताएं। ऐसा करते हैं कि 15 दिन बाद ग्राम सभा की बैठक बुलाकर सभी ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया के बारे में तथा आपदा और उससे बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे और सबकी सहमति से आपदा प्रबंधन की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए अपने पंचायत की कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन गांव के हर सदस्य तक खबर पहुंचाने का काम आप जैसे युवा लोग अपने हाथ में ले लें और ध्यान रहे कि कोई भी तबका छूट ना पाए। महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, गरीब, अमीर, हर वर्ग और हर जाति का व्यक्ति बैठक में शामिल होना चाहिए। हम सबको ये जिम्मेदारी साथ मिलकर उठानी होगी। आप सभी का आज की बैठक में स्वागत है। आज की बैठक में हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना यानी कि जीपीडीपी में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन के मुद्दों को कैसे सम्मिलित करें। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दशकों से हमारे राज्य में मौसम संबंधी खतरों जैसे बाढ़, सूखा, शीतलहर, भारी वर्षा आदि ने
लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। क्योंकि हम सभी लोग किसानी करते हैं, इसलिए इसका असर हम पर भी पड़ता है। प्रधान जी आपको बताएंगे कि सरकार और खुद के प्रयत्नों से हम इस समस्या से कैसे बेहतर निपट सकते हैं। साथ ही हम सबके सहयोग से किस प्रकार अपनी पंचायत की विकास की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण करेंगे, जिसके लिए हमें जीपीडीपी की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करना होगा और आपदा व जलवायु परिवर्तन से बचाव से संबंधित गतिविधियों को अपनी कार्य योजना में सम्मिलित करना होगा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसने कृषि और संबंधित गतिविधियों पर विभिन्न रूपों में अपना असर डाला है। जैसे 10 से 20 दिनों तक मानसून के दौरान मौसम में शुष्कता, बहुत कम अवधि में बहुत अधिक पानी बरस जाना, बाढ़ की स्थितियां पैदा हो जाना, जगह जगह पर जल भराव इत्यादि। देखिए, हमें पता है कि बुंदेलखंड जैसे इलाकों में वर्षा में लगातार कमी आते जाने के कारण कई सालों तक सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण लोग भुखमरी का शिकार हो जाते हैं और पलायन करने लगते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति बढ़ती जा रही है। अब वो वक्त आ गया है जब हमें सरकारी मदद से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जीपीडीपी की परिकल्पना एक सहभागी योजना के रूप में की गई थी, जिसमें पंचायतों को सभी समुदायों को साथ लेकर गांव के विकास के लिए काम करना था। आप लोगों ने पहले भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आजीविका, साफ सफाई इत्यादि के क्षेत्र में बहुत काम किया है। गांव का समेकित विकास हमारा उद्देश्य रहा है, जिसे हमने अब तक बखूबी निभाया है। हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे हो रही आपदाओं का संकट लगातार विकट रूप धारण करता जा रहा है। अतः सरकार ने जीपीडीपी के तहत किए जा रहे कार्यों में जलवायु परिवर्तन और आपदाओं से निपटने की भी योजना तैयार की है, जिसे मुख्यतः 5 चरणों में किया जाना चाहिए। ये 5 चरण हैं। पहला है वातावरण निर्माण, दूसरा परिस्थिति विश्लेषण, तीसरा समस्याओं की पहचान एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण, चौथा संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट तैयार करना, और पांचवा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति। अब इन सभी चरणों पर विस्तार से हमारी महिला साथी कमला जी बताएंगी। पहले चरण में वातावरण निर्माण के तहत सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। आज की ग्राम सभा की बैठक इसी पहले चरण का हिस्सा है। वातावरण निर्माण की इस प्रक्रिया में प्रधान या वार्ड सदस्य सहजकर्ता की भूमिका में आकर समुदाय के साथ खुली बैठक में बात करेंगे और जीपीडीपी के उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन के महत्व एवं उपयोगिता पर चर्चा की जाएगी और इस संबंध में सभी के विचार जानने के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गांव में जलवायु परिवर्तन से आने वाली आपदा और हानि पर भी विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न वर्गों के साथ सामूहिक चर्चा की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए गठित टास्क फोर्स के सदस्य विभिन्न वर्गों जैसे महिलाएं, दलित, युवा आदि वर्गों के साथ चर्चा करेंगे और उन्हें जीपीडीपी के उद्देश्यों से अवगत कराएंगे। एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन से संबंधित नुक्कड़ नाटक, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन, गीत संगीत के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाकर उपयुक्त वातावरण निर्मित किया जाएगा। दूसरे चरण में परिस्थिति विश्लेषण किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हस्तक्षेप के लिए मुद्दों और समुदायों की जरूरतों व कमियों की पहचान की जाती है। इसमें ग्राम पंचायत के विकास का आकलन किया जाता है और भविष्य के विकास की क्षमताओं को आंका जाता है। साथ ही जीपीडीपी में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के लिए प्राथमिकता का निर्धारण भी होता है। परिस्थिति विश्लेषण के संदर्भ में वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जरूरी है कि PRA टूल्स के माध्यम से हम HRVCA अर्थात अपने अपने गांवों में खतरे, जोखिम, नाजुकता
व क्षमता का आकलन करें और संबंधित आंकड़े एकत्रित कर उनका विश्लेषण करते हुए वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकें। समस्याओं की पहचान और प्राथमिकताओं के निर्धारण वाले तीसरे चरण में PRA टूल्स के इस्तेमाल से निकलकर आई समस्याओं को सामने रखकर उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ ये जरूरी हो जाता है कि हम उपलब्ध साधनों के अनुरूप काम करें और उपलब्ध बजट के अनुसार ही प्राथमिकताएं निर्धारित करें। संसाधनों के निर्धारण एवं ड्राफ्ट तैयार करने वाले चौथे चरण में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध संसाधनों की सूची तैयार करने में मानव और वित्तीय संसाधनों का आकलन किया जाता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करते समय राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधनों के अतिरिक्त विभिन्न अन्य स्रोतों जैसे सहकारी समितियां, वित्तीय संस्थाएं, निजी पूंजी आदि का भी जायजा लिया जाता है। तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति वाले चरण में, जो कि इस कड़ी का 5वां और आखिरी चरण है, वित्तीय स्वीकृति के मापदंड का पालन करते हुए वित्तीय अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति ली जाती है, जैसे ग्राम पंचायत, ADO, DRRO, जिला अधिकारी द्वारा। परियोजना निर्माण के बाद तकनीकी मूल्यांकन की व्यवस्था की जाती है, जिसके आधार पर अमुक ग्राम पंचायत विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। इस प्रकार हमने जाना GPDP के माध्यम से हम कैसे जलवायु परिवर्तन और उससे जनित आपदाओं की समस्याओं से लड़ सकते हैं और खुद को विपरीत परिस्थितियों के अनुसार ढाल सकते हैं। कमला जी, विस्तार से सभी चरणों के बारे में बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे गांव वासियों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम सभी मिलकर प्रण करते हैं कि अपने गांव की विकास योजना को बनाने में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन के मुद्दों को जरूर शामिल करेंगे। और हाँ, हम सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे ताकि हमारा गांव सुरक्षित गांव बन सके। बहुत बहुत बधाई आप सभी को लोकार्पित एनिमेशन फिल्म के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें और लगभग 750 नगर निकायों को जो हमसे वर्चुअल जुड़े हैं, उन्हें ये फिल्म भेजी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन लाइफ जागरूकता अभियान के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों की सफलता का सारांश से संबंधित पोस्टर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करने के लिए विनम्र निवेदन करती हूं माननीय मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से कि कृपया अपने शुभ कर कमलों से ये पोस्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करने की कृपा करें। आज का ये शुभ मौका जब हम सबके लिए गौरवान्वित होने का पल है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमें खुशी है, हम गौरवान्वित हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें और लगभग 750 नगर निकायों जो कि ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, साथ ही यहाँ उपस्थित आप सभी विद्युत जन माननीय मुख्यमंत्री जी के ओजस्वी वचनों के साथ लाइफ की शपथ लेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कि कृपया अपने ओजस्वी वचनों से ये शपथ दिलाने की कृपा करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं अपने परिवार, मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शी सोच और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के वर्तमान और भविष्य को संवारने के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की खुशहाली के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता समृद्ध व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बुनियाद बन रही है। ऐसे महायोगी माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करती हूं कि आज के इस शुभ मौके पर अपने आशीर्वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें और जोरदार तालियों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के आज के इस समारोह में मिशन लाइफ कार्यक्रम के अंतर्गत मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री श्रवण कुमार निषाद जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित वन विभाग से जुड़े हुए और नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, ग्राम पंचायतों और नगर निकायों से जुड़े हुए यहां पर उपस्थित और वर्चुअली जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पर्यावरणविद और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इससे प्रभावित भी है। और इन सब चिंताओं को ध्यान में रख करके आप अनुमान करिए, आज से 51 वर्ष पहले भी 1972 में भी इस पे चिंता व्यक्त की गई थी और 51 वर्षों की इस यात्रा में यूएन में जब इन बातों को लेकर के चिंता व्यक्त की गई होगी, आज हम सबके सामने एक अवलोकन करने का अवसर है कि इन 51 वर्षों में हमने जो यात्रा तय की है, आर्थिक विकास की यात्रा, इस यात्रा में हमारा पर्यावरण कहां छूट गया। वास्तव में पर्यावरण है क्या? पृथ्वी
जल, पेड़ पौधे, ये सभी का एक जो समन्वित रूप है, यही तो पर्यावरण है। पर्यावरण कोई इससे अलग नहीं है। और हम सब जानते हैं कि हम सब की रचना भी आज आप देखते होंगे, गांव हो या शहर, नदी हो या नाले, आप में से सभी लोग सोचें ईमानदारी से, क्या हमने उनको क्षति नहीं पहुंचाई? जिस जल के बगैर जीवन नहीं, उस जल में हमने उसको प्रदूषित कर दिया। गांव में आप देखते होंगे, पहले गांव का तालाब गांव में उपयोग होता था, और बाद में लोगों ने क्या किया, गांव के पूरा ड्रेनेज, पूरा सीवर उसी नाले में उड़ेल दिया। आज क्या है, पहले गांव में लोग बीमार नहीं होते थे, आज तमाम प्रकार की बीमारियां गांव में आती हैं। जल जनित बीमारियां भी हैं और वेक्टर जनित भी तमाम बीमारियां हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, इंसेफ्लाइटिस, ये तो है ही बड़े पैमाने पे। स्किन से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बीमारियां भी उसके साथ हम लोग लेते गए। व्यक्ति की कमाई का एक बड़ा हिस्सा आज उसके उपचार में खर्च हो जाता है। परिवार में लगातार बीमारियों की दर बढ़ी है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने का परिणाम क्या है? आप सोचिए कि हमारे भारतीय मनीषा ने जब अपने मंत्रों को रचा होगा, उस समय उन्होंने प्रत्येक इस सृष्टि के जुड़े हुए, इस चराचर जगत के जुड़े हुए प्रत्येक वस्तु के कल्याण की बात की। उन्होंने कहा देव शांति, पृथ्वी शांति, यानी ये क्या है? जल में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, हर एक और शांति। शांति का मतलब यानी हम इसको प्रदूषण से मुक्त करें, किसी भी प्रकार का कोई इसमें प्रदूषण न हो, किसी भी प्रकार का अपशिष्ट इसमें न गिरे, किसी प्रकार की अशांति का एक कारण न बने, अराजकता का कारण न बने। ये भारतीय मनीषा की सोच थी, ये हमारी ऋषियों की सोच थी। हम इसके लिए यज्ञ करते थे, घर घर में हवन होता था। हमने इसको पूरी तरह तिलांजलि दे दी। हमने एक ऐसी जीवन पद्धति अपनाई जो जीवन पद्धति हमारे लिए ही आज घातक होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या है? आपने विगत वर्ष देखा होगा। अब तक मेरी जो आज से 30 वर्ष पहले 1990-91 में उत्तर प्रदेश में बाढ़ सितंबर माह में आई थी, और ये मान्यता थी कि 100 वर्षों में सितंबर माह में पहली बार बाढ़ की त्रासदी को झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन गत वर्ष ये बाढ़ हर रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्टूबर माह में आई। यानी जून में मानसून नहीं आया, जुलाई में नहीं आया, अगस्त में नहीं आया,
सितंबर में भी ना के बराबर बारिश थी और अक्टूबर माह में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, बाढ़ ही बाढ़, हर ओर बाढ़ थी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या बुंदेलखंड में, क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, क्या मध्य उत्तर प्रदेश में, हर ओर केवल बाढ़ ही बाढ़ थी। या तो कभी सूखा पड़ा है, कभी अतिवृष्टि के कारण फसलों को व्यापक नुकसान पहुंच पा रहा है। किसानों की आमदनी पर असर पड़ रहा है। दुनिया के सामने अन्न का संकट खड़ा होगा। आपने देखा होगा दिल्ली में नवंबर दिसंबर में उद्योग बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि स्मॉग के नाते लोगों को श्वास लेने में दिक्कत होने लगती है। इतनी वायु प्रदूषित होती है। आप थोड़ी, जैसे सभागार में इतनी बड़ी संख्या में आप सब बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति अपनी आंखों से आराम से देख सकता है, बहुत शीतलता है, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां पर प्रदूषण एक लेवल से ज्यादा है, इतनी देर में लोगों की आंखों से पानी बह रहा होता, आंखों को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता, श्वास लेने में दिक्कत होती, वो स्वयं परेशान हो जाता। और यह स्थिति मैं विगत वर्ष स्वयं भी इस बात को देखा था। जब मैं दिल्ली की यात्रा पे गया था, एक दिन अचानक मैंने देखा कि मैं जैसे एयरपोर्ट पे बाहर निकला और मैं गाड़ी की तरफ निकल रहा था, मैंने देखा आंखों में मेरी जलन होने लगी। मैं कभी जलन क्यों हो रहा है? मुझे बताया गया कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और वायु प्रदूषण के कारण इस प्रकार की समस्या है। यानी हमने वायु को भी प्रदूषित कर दिया, जल को भी प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को भी प्रदूषित कर दिया, तो इसका दुष्प्रभाव कहां पड़ा है? जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना। यानी हम इस प्रकार की ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए अनेक प्रयास विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आपने देखा होगा आज ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट लग गई ना। कितने ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट है? सभी ग्राम प्रधानगण अपने हाथ खड़ा करें जहां पर उनके गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट चमक रही, एलईडी बल्ब चमक रहे होंगे, बिजली के बल्ब चमक रहे होंगे। और जो बल्ब चमक रहे हैं ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में, वे सभी एलईडी स्ट्रीट लाइट वही है। यानी वह अगर एक सामान्य 100 वाट का जितना आपको बिजली देगा, ये मात्र 5 वाट का बल्ब ही उतने में बिजली आपको, एलईडी बल्ब उतनी की बिजली दे देगा। यानी आपको 90 से 95 वाट का यह कार्बन उत्सर्जन कम स्वतः एक बल्ब ही कर दे रहा है। ऊर्जा की भी कम खपत और कार्बन उत्सर्जन भी कम। दूसरा, एक जैसी लाइट जब दिखती है तो एक अलग शाइनिंग होती है, अलग शोभा होती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज नगर एक जैसी दुधिया लाइट से चमकते हुए और जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। गांव-गांव में भी बिजली होती है, गांव-गांव चमकते हैं आज। अब पता ही नहीं लगता है कि हम गांव में हैं या शहर में हैं, पूरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ये एलईडी स्ट्रीट लाइट कार्बन उत्सर्जन कम करने का एक माध्यम बना। सरकार ने अपनी पॉलिसी में संशोधन किया। लोगों को कहा गया कि भाई आप बिजली के कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप सोलर पैनल लगा करके अगर अपने यहां इससे बिजली तैयार करेंगे
तो इससे होगा क्या कि आपका बिजली का बिल एक तो कम हो जाएगा, और अतिरिक्त बिजली जो आपके यहां सोलर पैनल से पैदा होगी उसको सरकार लेगी, उसका दाम आपको देगी, आपके बिजली के बिल से उसको कम कर देगी। यानी आपको दुगना लाभ। खाली छत रहती ही है, मकान खाली रहता है, छत खाली पड़ा रहता है, अगर उसमें सोलर पैनल ही बिजली उत्पादन का काम करेंगे तो आपको उसका लाभ होगा, आपको, इंस्टीट्यूशंस को या किसी भी संस्थान को। यानी हर स्तर पर आपको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार लोगों को उस प्रकार की व्यवस्था बनानी जा रही है। नमामि गंगे परियोजना जैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आपने देखा होगा आज से पहले यानी 2014 के पहले गंगा कितनी प्रदूषित हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे परियोजना बनाई। उससे पहले की स्थिति क्या थी? प्रयागराज में कुंभ होता था, कुंभ में हम लोग जाते थे, नदी प्रदूषित होती थी, लोग स्नान नहीं करते थे, आचमन नहीं कर पाते थे, स्नान नहीं कर पाते थे। जिस गंगा जल को हम पवित्र मानते थे उसको नहाने में हमें अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब नमामि गंगे परियोजना के कारण गंगा जल स्वच्छ हुआ है, अविरल हुआ है, और परिणाम है अब हर व्यक्ति जाता है प्रयागराज में, गंगा जी में, काशी में गंगा जी में डुबकी लगा करके स्नान करता है और अपने को धन्य धन्य महसूस करता है। यह एक कार्यक्रम अमृत सरोवर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हर ग्राम पंचायत में अमृत महोत्सव स्थापित करने के लिए कार्यक्रम बनाया। कितने ग्राम पंचायतों में अमृत महोत्सव बने हैं? तालाब कितने गांव के लोगों ने अपने पुनरुद्धार करवाए हैं? कुछ ग्राम पंचायतें बता पाएंगे? यहाँ पे जितने ग्राम प्रधान हैं उनके कितने होंगे? वे लोग सभी बताएं कि कितने लोगों ने अपने यहां वो किया। आप अपने यहां हर ग्राम पंचायत में जो तालाब है, पोखरा है, उसका पुनरुद्धार करवाइए और उसको वृक्षारोपण से आच्छादित करिए। प्रयास करिए कि उसमें कोई गंदा पानी न जाए, और बरसात का पानी भी जाए तो छन करके जाए, जिससे जल संरक्षण और गांव में जल स्तर आपका ऊपर होगा, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा और गांव हरा भरा दिखेगा। गांव में बीमारियां नहीं आएंगी, गांव में जल का संकट नहीं खड़ा होगा। अन्यथा दुनिया के अंदर बहुत सारे देश और देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहां जल का भीषण संकट खड़ा हुआ है। अगर हर घर नल की योजना को हमें सफल बनाना है तो हर घर नल की योजना के लिए आवश्यक है कि हर घर नल की योजना के लिए हम अगर हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं तो इसके लिए जल संरक्षण की आदत भी हमें डालनी पड़ेगी। याद रखना, बैंक से आप पैसा तभी निकाल पाएंगे जब बैंक में आपका बचत होगी। ये पानी भी आपके लिए उपयोगी तभी हो पाएगा और तभी आपको सतत रूप से मिल पाएगा जब भूगर्भीय जल होगा या जल प्रवाहित होता हुआ, शुद्ध जल प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा, और उसको हमें उस प्रवाह को या उस भूगर्भीय जल को उस रूप में सुरक्षित करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ करने पड़ेंगे। भाइयों बहनों, हमारे पूर्वज कितने महान थे, उन्होंने पहले क्या काम किया था। मैं शहरी क्षेत्र में जो नगर निगम है वहां पर हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाते हैं, लेकिन गांवों में सबसे अच्छा प्रयास क्या था? खाद का गड्ढा। हर ग्राम पंचायत में अपना खाद का गड्ढा होना चाहिए। गांव का जितना भी सॉलिड यानी जितना भी कूड़ा गांव का निकलता है उस कूड़े को खाद के गड्ढे में पहुंचा देना। 1 वर्ष के अंदर वो फिर से कंपोस्ट हो जाएगा। उस कंपोस्ट को ग्राम पंचायत उपयोग कर सकती है, उस कंपोस्ट को गांव सभा बेच सकती है, कोई किसान को दे सकती है, ग्राम पंचायत उसका उपयोग कर सकती है, फिर से खाद का गड्ढा आपका तैयार हो जाएगा। छोटी नगर निकायों को भी व्यवस्था बनानी चाहिए। प्लास्टिक मुक्त गांव हो या शहर, यह इसीलिए इसके लिए किया गया जिससे प्लास्टिक से मुक्ति का मतलब स्वच्छता की आधी से अधिक समस्या का समाधान। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा
ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बीमारी हर वर्ष मासूम बच्चों को निकलती थी, मस्तिष्क ज्वर की। इसका कारण क्या था? प्रदूषण ही इसका कारण था, गंदगी ही इसका कारण था। खुले में शौच, जल जमाव, प्रदूषित जल ही इसका कारण था। और इसके कारण क्या हुआ? 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौतें हुई थी उत्तर प्रदेश में। आखिर वे 50,000 बच्चे किसके थे? प्रदेश के थे, किसी न किसी परिवार के थे। हमने उन 50,000 बच्चों को 40 वर्षों में खोया है, और उन 40 वर्षों में जिन लोगों ने उन बच्चों को खोया है, आने वाले समय में किसी भी परिवार के सामने इस प्रकार का संकट ना आने पाए, इसके लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण के प्रति उतना ही जागरूक होना, यह हम सबका दायित्व बनता है। और इसीलिए मिशन लाइफ इस अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज इस बार का जो विषय दिया गया है कि सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी प्लास्टिक प्रदूषण हेतु समाधान। ये प्लास्टिक पर हम लोगों ने राज्य में बैन लगाया था, 2018 में ही हमने बैन कर दिया था। आज पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए कहा। प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, पॉलिथीन। अभी आप बाहर जाएंगे, आए हैं तो थोड़ा बाहर देखेंगे, एक वेंडिंग मशीन है, वहां पे 10 रुपए का सिक्का डालिए, वह मशीन आपको एक बैग दे देगी। पहले लोग क्या करते थे? पहले लोग जाते थे, और जब जाते थे तो शहर में अपने हाथ में एक बैग लेके जाते थे सामान लेने के लिए। सामान भी आता था और अच्छा रहता था, सस्ता भी मिलता था, बहुत अच्छा रहता था। अब लोग भूल गए, प्लास्टिक में उठा के लेके आते हैं, फिर प्लास्टिक को फेंक दिया, फिर गाय भी उसको खाती है। यानी हम कितना पाप कर रहे हैं? एक तो गाय खाएगी, गाय मरेगी, तो एक पाप गौ हत्या का। दूसरा पाप वही प्लास्टिक जब आप फेंकते हैं तो उस प्लास्टिक के कारण धरती माता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। एक तरफ हम कहते हैं माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं, ये उद्घोष भारत का ऋषि करता है। और दूसरी तरफ हम उस धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और तीसरा, जब वही पॉलिथीन किसी नाली में पड़ता है, या वही कप प्लास्टिक का या थर्मोकोल का कप, गिलास, प्लेट किसी नाली के अंदर गिरता है, तो नाली का पानी चौक होता है, फिर जल जमाव होता है, और फिर मच्छर, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, ये सब उससे पैदा होने लगते हैं। बीमारी, उसके कारण बीमारी भी। यानी कारण एक है लेकिन बीमारियां अनेक हैं, और इन सब बीमारियों का उपचार एक ही है। इस प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के लिए इस बार के मिशन लाइफ को इस अभियान के साथ सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ जोड़ा गया है। यानी प्लास्टिक प्रदूषण हेतु समाधान, यह विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम वाक्य बनाया गया है। और इसमें जो 6R को इसके साथ जोड़ा गया है। रिड्यूज यानी उपयोग को कम करना, रीयूज उसका पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल उसका पुनर्चक्रण, रिकवर पुनरुद्धार, रिफब्रिशमेंट पुनर्निर्माण, और रिपेयर मरम्मत। यानी इन 6R के साथ इसको जोड़ करके इस बार के रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एवं लोकल क्लाइमेट एक्शन कार्यशाला, जिसके लिए आज ग्राम पंचायतों को और प्रदेश भर के सभी 762 नगर निकायों को इसके साथ जोड़ा गया है। इसका समाधान है हम पर्यावरण अनुकूल अपना कार्य पद्धति अपनाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। अभी वन महोत्सव का कार्यक्रम चलेगा,
जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में 35 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को लेकर के प्रदेश सरकार इस कार्यक्रम को इस वर्ष भी आगे बढ़ाएगी। और मेरी सभी ग्राम पंचायतों से, सभी नगर निकायों से मेरी अपील होगी, 58,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। 58,000 ग्राम पंचायत लक्ष्य रखें, हर ग्राम पंचायत कम से कम 1000 वृक्ष लगाएगा। और गांव में कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर हम एक वृक्ष न लगा लें। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र जी अपने उद्बोधन में उन्होंने आपको बताया एक वृक्ष की कीमत क्या है, एक वृक्ष का महत्व क्या है। वह संकट का साथी है। इस भीषण गर्मी में कितनी उमस है आज। कल मैं देख रहा था 46 डिग्री टेम्परेचर था, और यह तो अभी तराई की स्थिति है। अन्य क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, पठारी क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, कहां जाएगा मनुष्य। इतनी भीषण गर्मी, पेड़ होंगे तो गर्मी के तापमान को और आराम कर देगा। यानी जहां अधिक घने वृक्ष हैं, मैं एक बार लखनऊ में था 2-3 वर्ष पहले, तो टेम्परेचर ऐसे 45-46 चल रहा था। अगले दिन मैं लखीमपुर खीरी के एक सेंचुरी में गया था, एक कार्यक्रम में, वन विभाग ने एक कार्यक्रम रखा था। और जब मैं वहां गया था तो जैसे जंगल में हम लोग गए, वहां टेम्परेचर मुझे 37-38 के आसपास मिला। मैंने कहा भी क्या मौसम बदला है, तो बताया गया नहीं, मौसम बदला नहीं है, 5 से 6 डिग्री का अंतर स्वतः आ जाता है आप लखनऊ से और यहां के क्योंकि यहां घना जंगल है, और ये घना जंगल टेम्परेचर को अपने आप कंट्रोल कर लेता है। यानी इतना अंतर हम लोगों को वहां देखने को मिल रहा था। और इसीलिए हर 58,000 ग्राम पंचायतें अगर एक वृक्ष लगाना, 10 ग्राम पंचायत कम से कम 1000 वृक्ष लगाना का कार्य शुरू करें, 14,000 वार्ड और 762 जो हमारे नगर निकाय हैं, इनमें भी वृक्ष लगे तो 6 करोड़ तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम ये नगर निकाय और ग्राम पंचायतें स्वतः ही कर लेंगी। 6 करोड़ का लक्ष्य तो यही हो जाएगा। और इसके बाद वन विभाग और प्रदेश सरकार के सभी विभाग लगाएंगे व्यापक पैमाने पर 35 करोड़ वृक्ष। जो वृक्ष लगाएंगे उसकी रक्षा भी करेंगे, उसको बचाएंगे भी। हमने इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए हर लाभार्थी के घर में एक सहजन का पेड़ दिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक गांव में गया था, वो कुपोषित परिवार था, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना मिला था। हमने सहजन का पेड़ लगाया और पेड़ बड़ा होकर के वहां अब फली देने लग गया। तो मैंने उनसे कहा ये फली का को उपयोग भी कर रहे हैं? तो उस परिवार ने कहा हाँ, इसी की सब्जी खाते हैं, इसी का सूप हम पीते हैं। तो मैंने कहा तब तो आपका कुपोषण वैसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना प्रोटीन से भरपूर है, वह साल में 2 बार फली देगा, सब्जी की भी आवश्यकता पूरी कर देगा, और उसकी जो पत्तियां हैं गाय को कोई खिलाएगा तो गाय भी हिष्ट पुष्ट रहेगी। यानी सब कुछ है प्रकृति में, उसको हम जानने का प्रयास तो करें, उसको हम पहचानने का प्रयास तो करें। और ये सभी अधिक से अधिक वृक्षारोपण को करना। सभी विद्यालयों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम बने। 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, तो 25 करोड़ वृक्ष अगर एक व्यक्ति एक लगाए तो 25 करोड़ वृक्षारोपण तो ये हो गया। शेष ग्राम पंचायतें, नगर निकाय और वन विभाग के साथ साथ सभी विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देगा। तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के लिए 35 करोड़ का लक्ष्य
प्राप्त करना कोई कठिन चुनौती नहीं है। आराम से इस कार्य को पूरा किया जा सकता है और हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम हमारा चलेगा, लेकिन पर्यावरण अनुकूल आचरण हम सबकी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए मैं ग्राम पंचायतों से इस बारे में कहूंगा कि वे वृक्षारोपण के लिए भी से माहौल तैयार करें। खाली जमीनों पर इसके अतिरिक्त भी वृक्षारोपण होने चाहिए। खेल के मैदान के चारों तरफ भी व्यापक वृक्षारोपण लगाने चाहिए। और इसमें परंपरागत उन पेड़ों को जिन्हें हम कभी दैवीय वृक्ष मानते थे, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, देसी जामुन है, देसी आम है, नीम है, ये सभी को व्यापक पैमाने पे आप लगाएंगे तो आपको इसका व्यापक लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आज मिशन लाइफ के अंतर्गत हम लोग आज इस शपथ के साथ यहां जुड़े हैं। जो शपथ अभी आपने ली है, यहां पर जो लोग उपस्थित हैं, गोरखपुर की पंचायतों से जुड़े हुए, नगर निकायों से जुड़े हुए और प्रदेश भर के सभी पंचायतों से जुड़े हुए लोग, ग्राम प्रधानगण और नगर निकायों से जुड़े हुए हमारे महापौर और चेयरमैन भी होंगे। उन सबको मैं इस अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आप वन विभाग के माध्यम से प्रशासन के साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर पाएंगे तो न केवल पर्यावरण बचेगा बल्कि हम जीव सृष्टि को बचाने में भी सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आज के इस शुभ मौके पर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं अपर मुख्य सचिव महोदय श्री मनोज सिंह साहब को कि कृपया विधिवत सभी का आभार व्यक्त करने की कृपा करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हम लोगों को आशीर्वचन दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि आज जो प्रतिभागी यहाँ आए हैं सबको एक कपड़े का थैला दिया गया है। कृपया उठा के दिखाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को। सारे लोगों को दिया गया है और आज उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि अब प्लास्टिक की थैली नहीं यूज करके इसी को जब भी जाएंगे तो बाजार में इसे लेके जाएंगे। ये जो लाइफ मिशन का कार्यक्रम भारत सरकार ने हमें निर्देशित किया था चलाने का, उसके अंतर्गत 26 विभागों ने करीब 40,000 जागरूकता और एक्शन कैंपेन चलाए। इस दौरान एक माह में 4.5 लाख से अधिक लोगों ने मिशन लाइफ की प्रतिज्ञा ली। 1829 आरआर सेंटर्स हमारे नगर विकास विभाग ने निर्माण कराए। इसके साथ ही साथ 67 टन अपशिष्ट एकत्रित हुआ। 9,074 किलो प्लास्टिक हम लोगों ने एकत्रित किया है। 22,000 पुराने किताब और पेपर ये पुनः उपयोग में लाए जाएंगे। 24,000 किलो कपड़े एकत्रित हुए हैं जिसे पुनः उपयोग में लाया जाएगा। रबर और फुटवेयर 10,000 किलो और अन्य वस्तुएं 691 किलो एकत्रित हुए हैं। यही मूल मंत्र है सर्कुलर इकोनॉमी का जिसे हम लोगों ने क्रियान्वित किया है। हमारी कोशिश है कि अभियान चलता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में श्री हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आदरणीय श्रीमती सामनाथ सिंह जी, आदरणीय श्रवण कुमार निषाद जी, आदरणीय विपिन सिंह जी, आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी, आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, आदरणीय महेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी और हमारे परम आदरणीय वन मंत्री जी श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, मुख्य सचिव महोदय, हमारे सहयोगी प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात जी, श्रीमती ममता संजीव दुबे जी, आशीष तिवारी जी, हमारे सभी उपस्थित ग्राम प्रधानगण, यहाँ एनसीसी और एनएसएस से आए हुए प्रतिभागीगण, वन विभाग के अधिकारी,
पत्रकार बंधु सभी लोगों का धन्यवाद मैं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो हम लोगों ने यहाँ प्रतिज्ञा ली है उसे रोज दिनचर्या में लाकर मिशन लाइफ को सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अपर मुख्य सचिव महोदय। और इसी के साथ आप सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।